साउंड टेक 7 एक्शन। ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में, क्योंकि एक तरफ उधर शायर बने जा रहे हैं तो एक तरफ आपकी तरफ भी सब शायर बने जा रहे हैं। मनोज झा जी अलग शायरी कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि पानी भर के आंखों में लाओ, जलते शहर को बचाया जा सकता है। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आपने कहा क्या चल रहा है? ऋतु चल रहा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होता बार है शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? के मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्यौहार का मौसम है, इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सबका जो है सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जाकर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखें, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बात है, सब नहीं, झूठ बोल रहा है। सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस बार कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँव में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, जबरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर जरूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं। मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल लेकर के, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको। इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहाँ विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना घूस का कोई काम होता हो। क्या बात है। इसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहां छत नहीं है, जहां खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं, ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए, रोटी पकाए पकाए। तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। तो बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। और कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान यह है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंधे किया जाए।
चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है, करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा है, इस बात की हमेशा आप चर्चा भी बहुत होती अच्छा है बोलते यूट्यूब पे। हैं, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदले। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप शरीफ हैं, मत कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, पक्के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है, तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, दो चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। 543 MP है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 MLA बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को, आप कह रहे हैं कि 5 स्टार लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई। नहीं, हम क्यों हम अपने आत्मविश्वास से मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ भाई, मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है, हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार-बार कहता चुनाव हूं, नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस बात का इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ। एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेकर हमको बोलना ही नहीं दीजिए। देखिए फिर आ गए आप, हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी, एक बात ये सब हरकत छोड़ दीजिए। एक बात बोलिए, बताइए, ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोल दीजिए, मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश होइए? नहीं, एक तो देखिए, आप मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला, आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला, आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा, कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप हमारा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीते नहीं हैं, चुनाव जीतते भी हैं, अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। राजनीति में चुनाव हम जीतेंगे, इसके लिए जरूरी यह है कि हम जिस जनता के लिए राजनीति करते हैं उस लड़ाई को हमको बुनियादी तौर पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इधर और नहीं है, दोनों है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में हमको जनता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, और जनता जब हमारे साथ आएगी तो चुनाव लड़ करके जीत करके हमको सरकार बना करके उन वादों को डिलीवर भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है आपको? अगर वो महागठबंधन के, हालांकि राहुल जी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस मंच पर आए वो सब कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम बनाएंगे अगर आपकी गठबंधन जीतता है। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उस पर कितना भरोसा है कि वो पलायन को रोक देंगे? वो लगभग 3 करोड़ परिवार है, 3.25 करोड़, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको तेजस्वी यादव में कितना विश्वास है? देखिए, हमको अव्वल तो जो है ना कलेक्टिव एफर्ट पे बिलीव है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आप एक कंपनी चलाती हैं, आप एंकर हैं, कोई कैमरा लेकर के खड़ा है, कोई कार चलाता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है। जैसे मीडिया में चैनल चलाना एक कलेक्टिव वर्क है, राजनीति में भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना एक कलेक्टिव वर्क है, और जब आप एक अलायंस बनाते हैं तब तो वो और ज़्यादा जो है वाइडर कलेक्टिव होता है। तो इसमें सही में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे, स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है कि आप दो ना सीएम कैंडिडेट बनना है कि सीएम बनना है। और रही बात, जब सीएम कैंडिडेट से सीएम बनेंगे तो कैपेबिलिटी पर, देखिए कैपेबिलिटी पे जजमेंट का असली काम जो है वो जनता का है। जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, डिप्टी सीएम बना रही है, तो स्वाभाविक रूप उनके कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रही है। और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो टेक्निकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फ्रंट से जो है अपोजिशन को लीड करता है। कल को अगर महागठबंधन को बहुमत आएगी तो उसको जो है सरकार चलाने का भी मौका मिलेगा। इसमें कोई बात विवाद नहीं है। रही बात
कि इसमें वाद विवाद ढूंढा क्यों जाता है। इसमें वाद विवाद इसलिए ढूंढा जाता है ना कि आजकल राजनीति को पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल गेन के लिए ना पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बना दिया गया है। मेरे लिए राजनीति हमेशा से पर्सनल अफेयर नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है और मैं पॉलिटिक्स को कलेक्टिवली ही देखता हूं। इसलिए हमने आपको कहा कि हम एज ए कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम लेकिन 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ये आज नहीं, आप हमको बार बार याद दिलाते हैं, आप हम पंच से चुनाव लड़े थे 2020 में जो हम सीपीआई में थे, और तब भी जो हम सीपीआई के लिए भी प्रचार किए थे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार किए थे और आरजेडी के लिए भी प्रचार किए थे। आज भी जो हम कांग्रेस में हैं तो हम जो है सीपीआई के लिए भी प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे, आरजेडी के लिए भी प्रचार करेंगे। 5 साल में अगर कुछ बदला है ना तो सिर्फ यही बदला है कि पार्टी बदली है, लड़ाई नहीं बदली है और ये लड़ाई जारी रहेगी। हर पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो विचारधारा बदली है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा तो बदलना और भी मुश्किल काम है। मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज डर से या लोभ से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं लेकिन डर और लोभ से वो भाजपा में चले गए हैं, भले वो भाजपा में चले गए हैं, उनका विचार नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, जैसे कि विचार का संबंध आपके नाम अगर आपको ऐसा लगता है अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता रहा है, अब छोड़ के ही चले गए तो उनकी प्रशंसा क्यों करें? ऐसे ही आधा घंटा मिला है तो अपनी बात कर लेते हैं। खाने पीने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, बातचीत का सलीका, जीवन जीने का तरीका आपके विचार से आता है। तो आप पार्टी छोड़ करके गए हैं, अगर विचार नहीं छोड़ रहे हैं तो वो नहीं बदलता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में आ गए, हम बार बार करते हैं, वो अपना विचार नहीं बदले हैं। अगर विचार बदल दिए होते ना तो फिर कांग्रेस में नहीं होते, भाजपा में होते। हम भी जो है आज मतलब फिर हमको लगता है कि अमित शाह जय जिंदाबाद कहने से क्या फायदा है, अगला नेता तो जो है वैसे भी जैसा होने वाला ही है, तो जैसा जिंदाबाद कहना शुरू कर देते। तो विचार यहीं से आता है, विचार यहीं से आता है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं तो आप जो है इस बात पर विश्वास करते हैं कि जनता के मत से तय होगा कि नेता कौन है, और जनता के मत से ये तय होगा कि नेता कौन है। तो आप सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ना कि अपने पद के प्रति उत्तरदायी होंगे। पद लोलुप आप कब होते हैं? पद लोलुप तब आप होते हैं जब आप जनता को भूल जाते हैं और अपने टिकट के लिए कहीं से भी जो है ना इधर उधर जंप मारते रहते हैं। इसीलिए मुझे मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना कि मैं एक टिकट के लिए जो है इधर उधर जंप नहीं मार रहा हूँ। उल्टे आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट मिला कि नहीं मिला। बांट रहे हैं आजकल मैडम हम टिकट। अच्छा, हाँ, ऐसे यही वजह है क्या कि अभी तक कोई नामांकन नहीं दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कितने लोग नामांकन दाखिल कर लिए बताइए। अभी हम शाम में आपको जोड़ करके बताएंगे लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। स्टेज पर 1 बजने वाला है। आपके इस कार्यक्रम के चलते, चूंकि मेरा कमिटमेंट था कि हम आएंगे। क्या बात? ऐसा है नहीं कि मोदी जी एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो किसी खुद की भी नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार एक इंसान को कमिटमेंट किए थे, उसका पूरा नहीं किए थे। कौन सा? हाँ, एक बार ठीक। वो दूसरा बात है, जैसे पर्सनल। तो ये है कि आप कमिटमेंट था यहाँ आएंगे, नहीं तो हम किसी नॉमिनेशन रैली में होते। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? पर्सनल कमिटमेंट कह रहे थे? अरे अब ये आप छोड़िए ना, किसको कमिटमेंट किया था? कोई मामला है क्या नहीं, जो हम लोग को जानना चाहिए? ये भी लर्निंग, बच्चे पीछे से पूछ रहे ये हैं। भी जो है ना लर्निंग है लाइफ का। क्या लर्निंग? कुछ बताइए। कमिटमेंट सबको पूछ रहे हैं क्या पर्सनल कमिटमेंट था भाई जो आप नहीं पूरा कर पाए, स्टेज पे बता रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? ये देखिए, या हम बोले कि कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, ये भी जो है ना एक लर्निंग है। और लाइफ जो है लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस होता है। पहले आप किसी का कमिटमेंट पूरा नहीं किए, उसके बाद आपको दुख होता है, तो आप जीवन में तय करते हैं कि आप आगे से हर कमिटमेंट पूरा करेंगे। वही कमिटमेंट पूरा करने के लिए किसी और को संदेश दे रहे हैं, अभी बाएं दाएं हो गए हैं, किसी को टीवी पर ये अलग ही संदेश दे रहे हैं। छोड़ दिया जाए, सीधी बात छोड़ दिया जाए, वापस आते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में। कन्हैया जी, आपने इतनी देर पूरा गठबंधन पे कैसे टीम वर्क, मीडिया में आता है, कैमरा कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, खाना कोई पकाता है, सब बता दिया। तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, कितना बार लें? 3 बार लें तो आपको संतोष हो जाएगा। देखिए, एक ये बात थी कि आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे बिहार में और लोगों के बीच में जा रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोलें कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। आपका उद्देश्य क्या है? डिप्लोमेटिक बात करनी है तो कीजिए। देखिए, मैं ये बात खुलकर बोलिए। मैं ये बात जो है पिछले तकरीबन जो है 8-9 साल से सुन भी रहा हूँ और इसका जवाब भी दे रहा हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रण में नहीं हूँ। अगर मैं व्यक्तिगत रण में होता तो ये सवाल भी नहीं होता, हम कहीं सेट होते। हमारे बहुत सारे मित्र कहीं जाकर के सेट हैं। तेजस्वी जी के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को आप कितना व्यावहारिक मानते हैं? लगभग 3.25। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 करोड़ लोग। देखिए, 2 बात है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे लाखों पोस्ट जो है वो बिहार के खाली हैं, और उन्होंने कहा है कि हर बिहारी को नहीं, हर परिवार को, उसमें भी उस परिवार को जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है कितने परिवार होंगे? कुछ लाख ही परिवार होंगे। तो ये नौकरियां दी जा सकती है, ये बिल्कुल असंभव। कुछ लाख ही परिवार होंगे? ये अरे तरीका सही नहीं है। प्लीज वेट कीजिए, अगर सवालों में लास्ट में ले लूंगी। प्लीज वेट कीजिए। 14 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार का। अब तो जो है जनगणना हो गया होता है, 3.25 करोड़ परिवार है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लाख ही बचे हैं, बाकी सब में सरकारी नौकरी है? नहीं, बाकी सब में सरकार, कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले परिवारों को यदि आप छोड़ दें हाँ। तो जिन घरों में एक भी नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जा सकती है। कैसे? ठीक है, ऐसे दी जा सकती है। एक तो आपका जितना सरकारी पद है उससे आप नौकरी दे दीजिए। दूसरा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आज जाकर के देखिए, आप आज के डेट में देखेंगे कि कोई भी चीज बिना जो है ठेके की व्यवस्था से नहीं चल रही है। आप कार खरीदिए, कार खरीद करके रोड टैक्स दीजिए, फिर कार को लेकर के रोड पे जाइए तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है। हर जगह जो है ना ये पीपीपी मॉडल के नाम से निजीकरण किया गया है, और निजीकरण की व्यवस्था में कहीं कोई जो है हिस्सेदारी की बात नहीं होती है। अगर सरकार ये कमिटमेंट करे कि हम हर परिवार को जो है एक सरकारी व्यवस्था में उसको काम दे सकते हैं, उसको रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिहार सरकार जितना एमओयू साइन कर रही है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पीपरपैंती भागलपुर में।
अब मान लीजिए वहां पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहेगी आप हमारी जमीन पे जो है लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। मिनिमम वेज जो है उसका नियम तो सरकार बनाती है, मजदूरों के कल्याण की नीतियां तो सरकार बनाती है। सरकार की अगर यह राजनीतिक इच्छा है कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी व्यवस्था में, दी जा सकती है, असंभव नहीं है। बात यह है कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बोला जाता है ना ताकि इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। हम कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम देंगे, विश्वास करके देखिए, नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। इसका मजाक उड़ाने का क्या मतलब है, हमको ये जरा सोच कर। रोहित एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ रोहित। आपसे जानना ये चाहते हैं ना, क्या बिहार में वाकई 2.5 करोड़ 3 करोड़ सरकारी नौकरियों की जरूरत है, और अगर ऐसा होगा तो क्या आप एक लेबर फोर्स तैयार नहीं कर देंगे पूरे प्रदेश में? लेबर फोर्स तो है बिहार, तो 2.5-3 करोड़ नौकरियों की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, या फिर नहीं, सरकार चलाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के उनको अर्थव्यवस्था में भागीदारी देगी कि नहीं देगी, ये नीतिगत सवाल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर 16 लाख करोड़, ठीक बोले हैं ना? क्या सुन अभी पता चलेगा। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है ना सरकार ने। हाँ, करेक्ट कर लेते हैं डेटा, नहीं तो कहेंगे फेक न्यूज चला रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है अगर आप कुछ 100 कैपिटलिस्टों का माफ करते हैं तो क्या 16 लाख करोड़ से जो है लाखों लाख परिवारों को लोन नहीं दिया जा सकता है? ये नीतिगत सवाल है कि आप जनता के वोट से चुन करके आते हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है। रोहित का सवाल कुछ और है, आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं, कर्ज की बात नहीं, सरकारी नौकरी, लेबर फोर्स तैयार नहीं हो जाएगा। सरकारी 2.5-3 करोड़ लोग नौकरी, मतलब है यहाँ जरूरत है क्या बिहार में 3 करोड़ लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी? नहीं, देखिए, एक तो और शिक्षा नहीं देंगे तो नौकरी क्या, मतलब एक आपको एक रूट से चलना होगा ना कि किस तरफ आप ले जा रहे हैं। शिक्षा नहीं, शिक्षा तो लोग ले रहे हैं। अब देखिए बच्चे भी पीछे ताली बजा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना सबसे जरूरी है। हाँ, ठीक बात है ना? हाँ। सरकारी नौकरी कैसे, ठीक बात क्या है। सबकी क्षमता है, किस हिसाब से आप एकदम एकदम ठीक बात है। देखिए, एक तो ये बड़ा जो है जटिल नीतिगत सवाल है, अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। एक तो रोहित जी ने जो कहा है, मैं कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो लोकतंत्र में भरोसा करती है, जनता के वोट से चुन करके आती है, उसकी प्राथमिकता में जनता होना चाहिए, उद्देश्य। एक बात। दो बात कि लेबर फोर्स 3.5 करोड़ लोग चाहिए सरकार से, सरकार चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तो चाहिए ना। हम कहते हैं बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिहार के लोग बेरोजगार रहना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? गरीब लोग बेरोजगार रहना अफोर्ड कर सकता है क्या? तो उसकी क्षमता जो भी हो, उसकी क्षमता से निम्नतम उसको कोई ना कोई काम करके अपना पेट भरना पड़ेगा। और बिहार पहले से लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स नहीं होता, लेबर मार्केट नहीं होता, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां से श्रमजीवी नाम का जो है ट्रेन चलती हो? तो बिहार को तो लेबर मार्केट बना करके रखा गया है ना। तीसरा जो आपने कहा योग्यता का सवाल, सही बात है कि योग्यता जो है, नहीं पानी है, कोई बात नहीं, अरे पी लेंगे, वो भी पिला रही है पानी तो जो है। तीसरा ये है कि योग्यता का आपने बात किया, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, स्किल्ड लेबर हो लोगों के पास, अच्छे प्रोफेशनल तैयार हों। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या बात है कि जो अच्छे प्रोफेशनल हैं क्या उनको नौकरी मिल रही है? अगर ऐसा होता तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, हर साल जो है बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, वहां क्यों पेपर लीक हो रहा है? क्यों जो है उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों को पढ़ाइए। हम कहते हैं कि जितना लोग पढ़ रहे हैं पहले उनको रोजगार दीजिए, और पढ़ाने से कौन मना कर रहा है? पढ़ाइए, एजुकेशन को और बेहतर कीजिए। असल सवाल जनता का, बिहार के लोगों का, बिहार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का है। आप इसको सरकारी नौकरी कहिए कि रोजगार कहिए, मुद्दा यह है कि बिहार की व्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में, बिहार के संसाधनों पर पहला हक बिहार के 3.5 करोड़ परिवारों का होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। रोहित हो गया, जवाब मिल गया? नहीं मिला। सवाल ये भी था, कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे महागठबंधन ने हम कोशिश किए जवाब देने। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़ दास। ठीक है, नहीं, कन्हैया कह रहे थे ना कलेक्टिव एफर्ट हमारे गठबंधन में कोई एक इंडिविजुअल को लेकर नहीं चल रहा है, लेकिन कलेक्टिवली कहीं दिखना भी तो चाहिए। तेजस्वी और आप तो कभी दिखते ही नहीं है साथ में, अरे कोई अभी तो जॉइंट पूरी- रैली होती है ना, अभी कहीं तो दोनों पूरी साथ यात्रा में कर लिया हम लोग जो है। आप तो कहीं दिखते नहीं थे, आप तो अलग अलग घूमते रहते थे। वो राहुल गांधी के साथ अपना जीप में रहते थे आप। अच्छा, हम अब की जो है ना बोलेंगे कि सेल्फी खींच करके डालिए, आप बार बार जो है सवाल सेल्फी पूछा मत जा रहा है। खींचिए, साथ में रैली कीजिए, एक साथ हाथ उठाइए, थोड़ा लगना चाहिए ना कि दोनों युवा नेता बिहार के एक साथ हैं। अच्छा, आप मुझे शो ऑफ के खेल में फंसाना चाहते हैं सर? किसके खेल में? शो ऑफ के खेल में। शो ऑफ शो कह रहे ऑफ हैं। के खेल में। ये वाला सवाल पूछते ही देखिए वो डिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए इस पर ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर टकरा रहे हैं जेडीयू बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन से जिसमें इस बार चिराग पासवान भी है, और आपके लिए एक बड़ी लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भाई देखिए एनडीए जब भी ये दोनों साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और चिराग ने जो पिछली बार 5-6% वोट लिया था वो भी साथ में है, और स्ट्राइक रेट उनका 100% है लोकसभा का। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शायर बने, खूब एक से एक उन्होंने कविताएं पढ़ी, लेकिन अब सब ऑल इज वेल करने लगे। पहले ऑल इज नॉट वेल भी आया था एक फेज। लेकिन आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, एकदम कहिएगा तो माई क्रिया खा के बोलेंगे, ठीक है ना? क्या क्रिया? हम बिहार का लोग समझ गया। हम भी समझ रहे हैं माई क्रिया, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए, तो हम जा करके करेंगे क्या? लेकिन हम आपकी बात करते हैं। आपके साथ एक समस्या है कन्हैया जी। क्या? कि आपको ये लगता है ना कि आप दूसरे की लकीर मिटा के लंबी कर सकते हैं अपनी लकीर। ऐसा है क्या? उसके लिए आपको अपनी लकीर लंबी करनी है। करेंगे, मैं आपको कह रही हूं। करेंगे। अब मैं मुझे जवाब दूसरे की दीजिए। लकीर मिटा के अगर कोई लंबा हो जाता ना, अच्छा सुनिए ना, तो हमको बौना जवाब- रह जाता है, हमको जवाब बौना दीजिए। रह जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम पहले से जो है हमारा हाइट 5 फुट 5 इंच है, 6 इंच है, हम ज्यादा लंबे चलिए, नहीं हैं। विषय पर आते हैं। देखिए राजनीति को ना जब इस तरीके से ना गणित बनाया जाता है, तो मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे मन में सीधा सवाल आता है कि अगर पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स है, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को जो है ना मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग से एक डिपार्टमेंट क्यों बनाया है? फिर मैं देखता हूँ कि आजकल कुछ ज़्यादा काबिल लोग हैं
जो क्वांटम वांटम पढ़ लिए हैं, तो वो ना पॉलिटिक्स को केमिस्ट्री बना देते हैं। तो फिर मेरे मन में आता है कि पॉलिटिक्स अगर केमिस्ट्री है तो जो है फिर केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? पॉलिटिक्स में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप आंकड़ों को ईमानदारी से सामने रख करके देखिए। अगर आंकड़े सारे सच बता दें राजनीति के, तब तो फिर राजनीतिज्ञों की जरूरत ही नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे साथ ही अभी एक व्यक्ति बगल में आया है, एक पार्टी का सिंबल उसके हाथ में था और रो रो करके बेचारा कह रहा था कि भैया मन कर रहा है सुसाइड कर ले। आप जो कैलकुलेशन हमको गिना रहे हैं ना, जब हम उसको याद करते हैं और देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको तो सिंबल मिला है, इसको तो मीडिया गिन रही होगी कि एक सीट जो है ये तो जीत गया, और वो आदमी रो रहा है और वो कह रहा है कि भैया कम से कम 5 को सीट इनका खराब करेंगे, कहा कि हमारा 5 करोड़ रुपया ले लिया है। चलिए ठीक है, हम क्या 14 कह रहे हैं नवंबर। आपको? देखिए, समस्या हर पार्टी में होती है, हर अलायंस में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एनडीए में समस्या नहीं है। आप सीट वाइज जाकर के देख लीजिए, जहां बाहर से कैंडिडेट बीजेपी उतार दी है, वहां भी अपने लोकल नेताओं को उनको मैनेज करना पड़ेगा, इस्तीफे हो रहे हैं, तो समस्या वहां भी है। और कितना आसानी से आपने कह दिया कि इस बार तो चिराग जी भी हैं, 5% उनका भी है, तो प्रशांत जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाए हैं, आ रहे हो, आ रहे हैं ना, तो उनका कितना % है? आप बताइए, वो क्या होगा? किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखते हैं। उनका भी कुछ % होगा ना। राजनीति हर साल बदल जाती है, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, पानी हर बार अलग होता है, मिट्टी नया होता है, फसल नहीं लगती है। राजनीति को इतना जो है ना समानांतर तरीके से लोगों को नहीं दिखना चाहिए, जितना ऊपर से दिखता है उतनी गहरी होती है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का, जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक किसी को हराइए नहीं, किसी को जिताइए नहीं। हम ये 14 नवंबर को आपसे फिर उम्मीद करते हैं इंटरव्यू मिलेगा। कन्हैया कुमार जी, आप पंचायत आज तक पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो माफ कीजिएगा, कंट्रोल। कोई बात नहीं मैं कही। थोड़ा जो है कोशिश कर रहा उद्दंड हूँ, हूँ। नहीं उदंड नहीं हूँ, विनम्र होने की कोशिश कर रहा हूँ। सकारात्मक बोलिए, जो है आप निगेटिव बात क्यों